हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं धर्मेंद्र ओझा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने एग्जामपुर के इतने बड़े परिवार में। प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन है, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही अच्छे क्वेश्चंस लाए गए हैं। आज के सेशन में आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस जैसे कि हमेशा मिलेंगे। और एक चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग, एक चीज का आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को जो क्वेश्चंस पढ़ने हैं वो बहुत ही कायदे से पढ़ने, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पढ़ने होते हैं प्रैक्टिस के लिए। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या रहती है कि जो आपका एक पेपर, एक वैकेंसी आई हुई है बीएसएफ की, एक वैकेंसी आई हुई है बीएसएफ की, जो एक भर्ती आई हुई है बीएसएफ की ट्रेडमैन की, उसके लिए आपको क्या करना है, जल्दी से फॉर्म अप्लाई करना है। और फॉर्म अप्लाई करने के साथ में हमारा कर्तव्य बैच आपको ज्वाइन करना है। उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सीधे कहां जाना है, आपको सीधे प्ले स्टोर पे जाकर के एग्जामपुर का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। और उसके बाद में आपको ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, हमारे 599 रुपए में इस पैकेज खरीद सकते हैं। और अगर आप 1100 रुपए पे करते हैं तो आपको नोट्स के साथ पैकेज भी मिल जाएगा। तो बच्चों, अब अगर मैं बात करूं आज के सेशन की शुरुआत करूं, आज का सेशन, तो आज का सेशन शुरुआत होता है यहां से। बहुत बढ़िया। असफलता, देखो भाई बात क्या हो रही है, पहले ही लाइन जो लिखी हुई जरा ध्यान देना। असफलता तुम्हें कभी भी छू ही नहीं सकती अगर सफलता पाने की तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत हो। असफलता तुम्हें कभी छू ही नहीं सकती अगर सफलता पाने की तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत हो। इच्छा शक्ति, अगर सफल होने की इच्छा शक्ति मजबूत है आपकी तो कभी भी असफलता आपको छू ही नहीं सकती। मतलब अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखो कि यस यू कैन डू, आई कैन डू, ये करके रखो बेटा, तो सिलेक्शन मैं बात कर रहा हूं आराम से हो जाएगा। सफलता तो आपको मिल ही जानी है, सफलता को कोई रोक नहीं सकता बच्चे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करें आज के सेशन का। आज के सेशन का अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो पहला क्वेश्चन ये जो सीधे आपको मिरर इमेज का क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन जो आपका है ये सीधा यहां से मिरर इमेज पूछा। जल्दी से बताइएगा बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपका जो क्वेश्चन है सीधे मिरर इमेज से क्वेश्चन पूछा है, मिरर इमेज में बताएंगे आप सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो जब मैं आपको मिरर इमेज पढ़ाया तो मैंने आप लोगों से हमेशा एक ही बात बताई, जब मैंने मिरर इमेज पढ़ाया तो आप लोगों से मैंने हमेशा एक ही बात बताई कि पास वाला पास में, दूर वाला दूर में, इसी कॉन्सेप्ट पे चलो, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्या बेटा, पास वाला पास में, दूर वाला दूर में, इसी कॉन्सेप्ट पे चलो, आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस बात की गारंटी दे रहा हूं। मिरर इमेज, वाटर इमेज का कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आपसे कभी भी गलत नहीं होगा अगर आप एक बात याद रखो, पास वाला पास में, दूर वाला दूर में। अब जब बच्चे इसको डायग्राम इसको बनाओगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा। और ऐसे बनने के बाद में, ऐसे बनने के बाद में जब आप देखोगे ना तो आपको क्या दिखाई देगा, क्या ये कोई परिवर्तन होगा। अरे भाई ये जो लाइन है, ये जो पास में है दर्पण के, तो ये कहां बनेगी, पास में ही तो बनेगी, पास में ही बनेगी। बोलो भाई, तो और पास में बनेगी तो अगर क्या है, बाहर है तो बाहर ही तो बनेगी। बोलो, और ये भी ऐसे ही बाहर बनेगी, दूसरी वाली ये ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी। बोलो भाई, ऐसे ही तो डायग्राम बनेगा। बोलो, सीधी सी बात है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, जैसा डायग्राम है वैसा ही आपका आंसर होगा, जैसा डायग्राम है वैसा ही आपका आंसर होगा। और वो आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन डाइस से पूछा है, पासा से क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन का आंसर देखो, एक जो है आपका पासा दिया है और वह पासा क्या है, वह पासा आपका जो एक पासा दिया गया है वह पासा क्या है बेटा,
वह पासा आपका है किसमें, किसमें है ये पासा, ओपन डाइस है। अगर ये ओपन डाइस है तो इस ओपन डाइस को आपको ओपन डाइस को बंद डाइस अर्थात बंद पासा में आपको बताना है। तो बताएंगे इसका कैसे क्वेश्चन होगा। तो पहले हम अपोजिट निकालेंगे। तो हमें पता है बेटा स्टार का जो अपोजिट है, स्टार का जो अपोजिट है वो 4 डॉट है। कौन से स्टार का, अच्छा 2 स्टार है, 2 स्टार है ना, 2 स्टार है, मतलब इस वाले स्टार का जो अपोजिट है मैं बना नहीं पाया, तो इसका अपोजिट क्या होगा, फोर्थ होगा, 4 पॉइंट होगा। और इस वाले स्टार का अपोजिट सर्कल के अंदर प्लस होगा, सॉरी सर्कल के अंदर प्लस नहीं होगा, यहां पर प्लस केवल होगा। और सर्कल के अंदर प्लस का अपोजिट क्या होगा, सर्कल होगा। ये आपका क्वेश्चन है। अब ध्यान देना, टू अपोजिट सरफेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर। आपको ये बात बहुत कायदे से पता है। आप देख रहे हैं क्या क्या, आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टार है, यहाँ पर बॉक्स है, यहाँ पर ये, चलो भाई तीनों पड़ोसी हैं, कंफर्म नहीं है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, प्लस स्टार और 4 पॉइंट, तो स्टार और 4 पॉइंट एक साथ है, इसलिए ये रॉन्ग है बेटा। क्योंकि आपको पता है टू अपोजिट सरफेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर। दो विपरीत सतहें कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती हैं, दो विपरीत सतहें कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चे। तो जब इस बात को आप ध्यान रखोगे तो आपको यहां से ही गलत हो जाएगा। फिर यहां पर देखोगे, यहां पर क्या है, यहां पर आपको दिखाई देगा क्या, यहां पर आपको दिखाई देगा कि 4 पॉइंट ठीक है, स्टार ठीक है, और ये अभी यहां भी अपोजिट नहीं है। अब यहां देखोगे तो यहां पर क्या दिखाई देगा बच्चे, यहां पर आपको 0 मतलब सर्कल ठीक है, स्टार ठीक है और प्लस ठीक है। तो अब देखो यहां पर रोटेशन पॉलिसी आपको चेक करनी पड़ेगी। अगर आपको अपोजिट सरफेस से आंसर नहीं आएगा, अगर आपका अपोजिट सरफेस से आंसर नहीं आएगा तो आपको रोटेशन पॉलिसी चेक करनी पड़ेगी। और रोटेशन पॉलिसी कैसे चेक होगी उस बात को ध्यान रखिएगा। रोटेशन हमेशा बेटा ओपन डाइस में नहीं, पहले इसमें चेक करो। इसमें देखोगे तो आपके पास स्टार ये चीज है। तो अब आप यहां से घूमो, क्या ऐसा आपको मिल रहा है, क्या ऐसा आपको मिल रहा है क्लॉकवाइज, क्या ऐसा आपको मिल रहा है क्लॉकवाइज, बिल्कुल ऐसा आपको क्लॉकवाइज इसमें मिल रहा है। अब देखेंगे इसमें बेटा, इसमें स्टार और ये 4 चाहिए, स्टार और ये 4 नहीं मिलेगा, ये रॉन्ग है। यहां पर देखोगे बेटा सर्कल प्लस स्टार मिलना चाहिए, सर्कल प्लस स्टार यहां से मिलेगा लेकिन एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा, तो ये भी रॉन्ग है। तो आंसर कौन सा होगा बच्चे, आंसर होगा आपका ए। आंसर कौन सा होगा बच्चे, आंसर होगा आपका ए। तो कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है, बात आपको पूरी समझ में आ चुकी है बच्चे, बात आपको पूरी समझ में आ चुकी है। बहुत बढ़िया भाई। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो हम आज की स्लाइड का तीसरा क्वेश्चन लेकर के मिलते हैं आपसे। और आज का अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, 13, 27, 31 क्या होगा। जिस प्रकार 13 का संबंध 27 से है उसी प्रकार 31 का संबंध किससे होगा। जिस प्रकार 13 का संबंध 27 से है उसी प्रकार 31 का संबंध किससे होगा। चलो भाई, जिस प्रकार 13 का संबंध 27 से है इसी प्रकार 31 का संबंध किससे होगा। जिस प्रकार 13 का संबंध 27 से है उसी प्रकार 31 का संबंध किससे होगा। अगर इस क्वेश्चन को देखोगे बेटा तो आपको साफ साफ दिख रहा है, 13 का 2 में गुणा करोगे 26 और प्लस 1 जोड़ोगे 27, तो 31 का 2 में गुणा करोगे 62 और प्लस 1 63। और आपके ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। 31 दूना 62 प्लस 1 63। आपका आसानी से क्वेश्चन हो गया। बोलो भाई कितना इजी क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। अगर ऐसे ही क्वेश्चन बच्चे एग्जाम में आने लगे तब तो मजा ही आ जाए। लेकिन मजा तब नहीं आएगा जब पेपर इजी होगा ना बेटा, तो सबके लिए पेपर इजी होगा, तो मेरिट भी तो हाई जाने लगेगी। तो कभी भी आपको पेपर टफ हो या पेपर इजी हो इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप पढ़ के जाओ,
पेपर 100% आपके लिए इजी होगा। पढ़ के जाओ तो पेपर तो इजी होना ही होना है, पेपर तो इजी होगा ही होगा, आप इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। चलो बच्चे, चलो मेरे लाल, मेरे प्यारे बच्चों, फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो ये है 145 10 243। जिस प्रकार 145 का संबंध 10 से है उसी प्रकार 243 का संबंध किससे होगा। जिस प्रकार 145 का संबंध 10 से है उसी प्रकार 243 का संबंध किससे होगा। चलो बताओ बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जिस प्रकार 145 का संबंध 10 से है उसी प्रकार 243 का संबंध किससे होगा। जल्दी बताएंगे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग। चलो भाई जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। बताओ बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे क्या होगा। चलो भाई अब आप देखो क्या होगा। इसमें कुछ नहीं हुआ, 1 + 4 + 5, 5 4 9 1 10। तो यहां क्या होगा, 2 4 6 3 9। आप पे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा 9। 2 4 6 3 9, आप पे जो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो 9 होगा, 9 होगा। ठीक है बच्चे, तो आपके जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या होगा 2 + 4 + 6, सॉरी 2 + 4 + 3। तो 2 + 4 6 हो जाएगा और 6 + 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका अगला क्वेश्चन 23 25 23 25 36 क्वेश्चन मार्क। बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 23 25 36, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। जिस प्रकार 23 का संबंध 25 से है, जिस प्रकार 23 का संबंध 25 से बेटा, उसी प्रकार 36 का संबंध किससे होगा। जिस प्रकार 23 का संबंध 25 से है उसी प्रकार 36 का संबंध किससे होगा। बताओ भाई, जिस प्रकार 23 का संबंध 25 से है उसी प्रकार 36 का संबंध किससे होगा। बोलो बोलो जल्दी बोलो भाई। इसमें क्या होगा ना, 23 को क्या कर दिया 2 + 3 5, और 5 का स्क्वायर कर दिया 25, और 3 और 6 क्या कर दिया 3 + 6 = 9, और 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81। तो आपके जो क्वेश्चन का आंसर आ गया वो कितना आ गया 81 आ गया। आपके क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 81 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। आपके जो क्वेश्चन का आंसर आ गया वो कितना आ गया 81 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। चलो भाई सबको समझ में आ गया ये बात, सबको यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, सबको ये बात समझ में आ चुकी होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पे हमारा क्वेश्चन जो है अगला ये रहा। जिस प्रकार बेटा 43 का संबंध 12 से है उसी प्रकार 39 का संबंध किससे होगा। जिस प्रकार 43 का संबंध 12 से है उसी प्रकार 39 का संबंध निम्न में से किससे होगा। जिस प्रकार 43 का संबंध 12 से है उसी प्रकार 39 का संबंध निम्न में से किससे होगा। बताओ भाई, 43 से 12 बनाओ तो 39 से क्या बनेगा। 43 से 12 बनाओ तो 39 से क्या बनेगा। चलो भाई इसमें हुआ क्या बेटा, 4 × 3 बराबर कर दिया 12, तो 3 × 9 बराबर कर दोगे 27। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 27। 3 × 4 कर दिया 12, तो आपका क्या हो जाएगा 3 × 9 कर दोगे तो क्या हो जाएगा 3 9 27। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, आपका आंसर आ जाएगा 27। आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जैसे हकलाहट का संबंध बोलना से है,
जैसे हकलाहट का संबंध मतलब हकलापन बोलने से संबंधित है, बहरेपन का संबंध किससे होगा? हकलाहट का संबंध अगर बोलने से है तो बहरेपन का संबंध किससे होगा? बताओ बच्चे, हकलाहट का संबंध अगर बोलने से है तो बहरेपन का संबंध किससे होगा? बताओ बताओ, जल्दी बताओ भाई। अगर आप देखोगे तो आपको पता है हकलाहट की जो प्रॉब्लम होती है ये बोलने से संबंधित प्रॉब्लम है। बोलने से संबंधित प्रॉब्लम क्या है? हकलाहट की प्रॉब्लम। हकलाहट की जो समस्या होती है, हकलापन की जो समस्या होती है बेटा, वो बोलने की समस्या से होती है। किससे होती है? बोलने की समस्या से होती है हकलापन की। तो बहरापन किससे है? सुनने से संबंधित समस्या है ना। जैसे हकलापन, हकलाहट होना, ये समस्या है कहां से? बोलने की समस्या है। तो ऐसे बहरापन कहां से है? सुनने की समस्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सुनना हो जाएगा। ठीक है बच्चे, समझ में आ गई ये बात? बोलो भाई, समझ में आ गई ये बात? फिर आगे बढ़ो। नेक्स्ट है चारा का जो संबंध मवेशी से, मवेशी मतलब जानवर, चारा का संबंध जो मवेशी से है, जानवर से है, तो आप बताओ निम्न में से किसका संबंध किससे होगा? जिस प्रकार चारा का संबंध मवेशी से है, जानवर से है, वैसे निम्न में से किसका संबंध किससे होगा? बताइए जल्दी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी बताओ भाई सभी लोग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी बताएंगे सभी लोग क्या होगा। चारा का संबंध मवेशी से, तो निम्न में से कौन सा संबंध किससे? देखो भाई, जानवर क्या खाते हैं? मवेशी क्या खाते हैं? चारा। जानवर क्या खाते हैं? चारा। मवेशी जो घर पर आप जानवर पालते हैं, गाय भैंस, इनको क्या खिलाते हो? चारा ही तो खिलाते हो। मवेशियों को आप क्या खिलाते हो? चारा खिलाते हो। तो ऐसे ही स्याही को पेन खिलाओगे नहीं, स्टिक को गेंद, जूस को फल। घोड़ा क्या खाएगा? घास खाएगा। घोड़ा क्या खाएगा? घास खाएगा। जैसे मवेशी चारा खाएगा, ऐसे घोड़ा क्या खाएगा? घास खाएगा। जैसे मवेशी चारा खाएगा, ऐसे घोड़ा क्या खाएगा? घास खाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको ऑड आउट करना है। इसमें आपको ऑड आउट करना है। इसमें आपको बताना है कौन सा अन्य से भिन्न है। चार ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कौन दूसरे से भिन्न है। चार ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कौन दूसरे से भिन्न है। चलो बताओ बच्चे, कौन दूसरों से भिन्न है? इनमें से कौन डिफरेंट है? जो देखो चार है तो तीन एक प्रकार से किसी ना किसी तरीके से संबंधित होंगे। ऐसा कौन है जो इससे संबंधित नहीं है, जो कुछ और बयां करता है? तो बताओ बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी बताओ बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर। अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूंगा तो ये क्वेश्चन देखो, तुरंत शीघ्र, तुरंत शीघ्र, ठीक है। आलसी व्यक्ति धीमा, अच्छा। विश्वसनीय भ्रामक, अच्छा। थका हुआ उबाऊ। अगर आप ऑप्शन नंबर सी को गौर से देखो, कह रहा है तुरंत शीघ्र, मतलब सिनोनिम से बेटा पर्यायवाची है। आलसी व्यक्ति धीमा, आलसी कौन होगा? जो धीमा होगा। थका हुआ होगा तो उबाऊ है ही है वो। और यहां पर क्या कह रहा? विश्वसनीय भ्रामक, तो ये अपोजिट है भाई। विश्वसनीय भ्रामक एक दूसरे का विपरीत है। तो अगर विश्वसनीय और भ्रामक एक दूसरे का विपरीत है तो आपका आंसर कौन सा होगा? आपका आंसर यही सी हो जाएगा। आपका आंसर कौन होगा? आपका आंसर यही सी हो जाएगा। समझ में आ गई ये बात? सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई है ना? अगर सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा ये, अगला क्वेश्चन हमारा ये है। यहां भी आपको विषम ही निकालना है।
यहां भी आपको विषम ही निकालना, डिफरेंट ही निकालना, ऑड आउट ही निकालना है। यहां पर क्या है, बादल आकाश, अंग शरीर, घर कमरे, जल नदी। बताओ, यहां पर अभी आपको अलग ही छाटना है। बादल आकाश, अंग शरीर, जल नदी, घर कमरे। ठीक है भाई, तो देखोगे बादल कहां होते हैं, आकाश में। बादल कहां होते हैं, आकाश में। अंग कहां होते हैं, शरीर में। अंग कहां होते हैं, शरीर में। जल कहां होता है, नदी में। जल कहां होता है, नदी में। घर कहां होता है, कमरे में। घर कमरे में नहीं होता है, कमरे घर में होते हैं, है ना, उल्टा है। बादल कहां होगा, आकाश में। अंग कहां होगा, शरीर में। जल कहां होगा, नदी में। घर कहां होगा, कमरे में नहीं, कमरा कहां होगा, घर में। इसलिए डिफरेंट कौन सा होगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी। इसलिए अलग कौन होगा, इसलिए अलग होगा ऑप्शन नंबर सी। अलग कौन होगा, अलग होगा ऑप्शन नंबर सी। पॉइंट क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई? बोलो भाई, जल्दी से बताओ, बात समझ में आ गई? पॉइंट क्लियर हो गया? क्लियर है ना सभी को? क्लियर है ना सभी को? कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? कोई डाउट नहीं है ना? क्लास समझ में आ रही है ना? बोलो भैया, क्लास समझ में आई सबको? कोई डाउट नहीं है? तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। फिर से आपको ऑड आउट ही निकालना है बच्चे, फिर से आपको डिफरेंट ही निकालना है। बताओ, जब ऑड आउट निकालोगे तो यहां पर क्या है, सफेद समुद्र, पृथ्वी ग्रह, अंगूर फल, प्याज सब्जी। बताओ क्या अलग है, बताओ क्या अलग है, बताओ इसमें अलग क्या है, बताएंगे बच्चे इसमें अलग क्या है? अगर इसमें देखा जाएगा अलग क्या है ना बच्चे, तो आपको दिखाई क्या देगा, देखो पृथ्वी क्या है, ग्रह, कई सारे ग्रह हैं, उन ग्रहों में एक पृथ्वी है, कई मतलब 9 ग्रह, तो उसमें एक पृथ्वी है। कई सारे फल है, उसमें एक फल अंगूर है। मतलब इधर दिया है कैटेगरी और इधर दिया है उससे जुड़ा हुआ एक व्यक्ति या एक वस्तु। ग्रह कौन है, पृथ्वी, ग्रहों में एक ग्रह है पृथ्वी। ऐसे ही फलों में एक फल है अंगूर, ऐसे ही सब्जियों में एक सब्जी है प्याज, समुद्रों में एक सफेद कहां से। आंसर कौन सा होगा, ए। आंसर कौन सा होगा, ए। आंसर कौन सा होगा बच्चा, ए होगा। क्लियर है ये बात, समझ में आ गया सभी को? बोलो भाई, सभी को ये समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया सभी को? बोलो बच्चे, सभी को ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया? तो हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, वर्ग रेखा। यहां भी डिफरेंट ही निकालना। वर्ग रेखा, वृत्त चाप, षष्ठभुज, कोण, रेखा, बिंदु। बताओ, बताओ बच्चे इस क्वेश्चन के आंसर। बताइए इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा बच्चे? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आंसर क्या आया, और वर्ग रेखा। देखो रेखा कहां से बनती है, तो आपने पढ़ा है बिंदुओं, दो बिंदुओं के मिलने से एक रेखा का निर्माण होता है। बिंदुओं के मिलने से रेखा बनती है, बिल्कुल। वृत्तांश के मिलने से वृत्त बनता है, वृत्तांश के मिलने से वृत्त बनता है। रेखा के मिलने से वर्ग बनता है, रेखाओं के मिलने से वर्ग बनता है। कोण के मिलने से षष्ठभुज नहीं बनता। सॉरी बेटा। तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर प्याज आलू गाजर। टमाटर प्याज आलू गाजर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आप एग्जाम में, एग्जामिनरों का ये पसंदीदा क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है, एग्जामिनरों के पसंदीदा क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर? बताओ बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलो भाई, चलो चलो ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन का जब आंसर देखोगे तो टमाटर, आलू, देखो आलू, गाजर और प्याज, ये तीनों कहां होते हैं? जमीन के अंदर। इनके उन पार्ट्स का हम खाने में प्रयोग करते हैं, इनके उस भाग को हम खाने में प्रयोग करते हैं जो भाग जमीन के अंदर पैदा होता है। जो भाग जमीन के अंदर पैदा होता है उस भाग को हम खाने का प्रयोग करते हैं। लेकिन टमाटर, टमाटर जमीन के बाहर होगा, उसे हम खाते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशिष्ट कोड भाषा में मैच को NYWIM लिखा जाता है, बोर्ड को CMDNI लिखा जाता है, तो उसी भाषा में प्रिंट किस प्रकार लिखा जाएगा? तो उसी भाषा में प्रिंट किस प्रकार लिखा जाएगा? आओ ध्यान दो। मैच को देखोगे तो M से N प्लस 1 हुआ, ए से क्या होगा? Y -2 होगा। नहीं समझ में आ रहा? ध्यान दो, ये है मैच और मैच की कोडिंग क्या है? NYWIM। देखो +1 -2, 27 - 2 25, +3 और ये हो जाएगा 29 -4 25 और यहां पर +5 हो क्या रहा है? +1 -2 +3 -4 +5, +1 -2 +3 -4 +5। क्या यहां भी ऐसा है? बिल्कुल। 2 1 3, 15 -2 13, 1 3 4, 18 -4 14 और 4 5 9। ठीक है, तो पूछा किसको है? प्रिंट को पूछा है। प्रिंट को पूछेगा तो पहले क्या होगा? प्लस होगा, तो पी में पहले प्लस करोगे तो क्यू होगा, 18 में 2 घटाओगे 16 पी होगा, ठीक है, और 9 में 3 जोड़ोगे 12 एल होगा, 14 में 4 घटाओगे 10 जे होगा और 20 में 5 जोड़ोगे 25 वी होगा। QPLJB, 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 ये हमें लग रहा है कि यहां पर अच्छा 25 वाई होगा। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, QPLGY, क्योंकि 20 में 5 जोड़ोगे 25 आएगा। ठीक है बच्चे, समझ में आ गई ये बात? बोलो भाई, सभी को ये बात समझ में आ गई है? तो अब बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, यदि विशिष्ट कोड भाषा में कैरेक्टर को 24161237 और चिल्ड्रन को 24859670 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में हीरालाल को क्या लिखोगे? उसी कोड भाषा में हीरालाल को क्या लिखोगे? अगर किसी कोड भाषा में कैरेक्टर को 24161237 चिल्ड्रन को 24859670 लिखा जाता है, तो हीरालाल को उसी कोड भाषा में क्या लिखोगे? बताओ बच्चे, हीरालाल को उसी कोड भाषा में क्या लिखोगे? बताएंगे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करो तो कॉमन है C2 है ना भाई, और फिर देख लो और कॉमन क्या है? H यहां भी, H यहां भी 4, उसके बाद में फिर क्या है? फिर कुछ भी देख लो, R देख लो, यहां पर, यहां लास्ट में 6 है, यहां पर 6 है, कॉमन कोडिंग है।
मतलब जिसके आगे या जिसके नीचे जो लिखा है वही उसका कोड है। मतलब जिसके आगे या जिसके नीचे जो लिखा है वही उसका कोड है। तो किसका पूछा? हीरा लाल का। तो एच के नीचे क्या लिखा है? एच कहां है? सेकेंड पर 4, एच का 4 हो जाएगा। आई का कोड क्या होगा बेटा? आई का कोड आपको चिल्ड्रन में तीसरे पर मिलेगा। तीसरे पर क्या है? 8 है। फिर आपको आर का कोड क्या होगा? आर का कोड क्या होगा? अगर आर के कोड की बात करोगे तो आर लास्ट में था तो 6 होगा। फिर आपके पास ए की कोडिंग क्या होगी? तो ए की कोडिंग की अगर बात करोगे थर्ड नंबर पर 1 है, 1 है। फिर आप बात करोगे एल की कोडिंग क्या होगी? एल की कोडिंग यहां से फोर्थ मिल जाएगा। तो फोर्थ क्या है? 5 है ना बेटा। फिर ए की कोडिंग आपको पता है 1 है, और फिर से एल की कोडिंग क्या है? 5 है। 48611515 48611515 48611515 ऑप्शन नंबर ए। 48611515 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। बोलो बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर है 48611515। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजन को 5 लिखा जाता है। रीजन को 5 लिखा जाता है, बिलीव्ड को 7 लिखा जाता है, तो गवर्नमेंट को क्या लिखोगे? तो गवर्नमेंट को क्या लिखोगे? इतना इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन है बेटा कि आप सोच नहीं सकते हो। इतना आसान क्वेश्चन है कि आप सोच नहीं सकते हो। ठीक है, तो आप जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो आपको पता है बेटा, रीजन में टोटल नंबर ऑफ लेटर जो है वो कितने हैं? 6। बिलीव्ड में जो टोटल नंबर ऑफ लेटर है वो कितने हैं? 8। जब टोटल नंबर ऑफ लेटर 6 था तो आपने कोडिंग 5 की है। जब टोटल नंबर ऑफ लेटर 8 था तो आपने कोडिंग 7 किया है। मतलब शब्द में प्रयोग किए गए अक्षरों की संख्या जो है उससे एक कम आपने कोड किया। शब्द में प्रयोग किए गए अक्षरों की जो संख्या है उससे आपने एक अंक कम लिखा है, यही आपकी कोडिंग है। तो यहां भी कर लो भैया। गवर्नमेंट में कितने लेटर? 2 4 6 8 10। तो 10 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 9। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। मतलब शब्द में प्रयोग किए गए अक्षरों की जो संख्या है उससे एक कम कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कोडिंग, आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है भैया, समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्म्स का कोड है 1 2 3 4, तो मार्स किसके बराबर होगा? आर्म्स का कोड है 1 2 3 4, तो मार्स किसके बराबर होगा? अच्छा क्वेश्चन है, देख करके एक बार परेशान हो सकते हो, घबरा सकते हो। देख करके एक बार परेशान हो सकते हो, घबरा सकते हो, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को बहुत कायदे से देखोगे ना तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अरे भाई, मार्स का कोड है 1 2 3 4, सॉरी आर्म्स का, मार्स का पूछा है। जरा ऑप्शन देखो तो ऑप्शन में वही नंबर फिर से दिख रहा है, वही 1 2 3 4 ही चारों ऑप्शन में रिपीटेड है। कहीं 2 1 4 3 है, कहीं 4 3 1 है, कहीं 1 3 4 1 है, कुछ भी। तो देखोगे कैसे किया गया। मतलब इससे क्लियर है कि ये कॉमन है तो एक ही एग्जाम्पल लेकिन कॉमन है। कोई बात नहीं, कर लो। अब आपको मार्क्स चाहिए तो एम का कोड क्या होगा? 3 होगा। फिर ए चाहिए, ए का कोड क्या होगा? 1 होगा। फिर आर चाहिए, आर का कोड क्या होगा? 2 होगा। फिर एस चाहिए, एस का कोड क्या होगा? 4 होगा। तो 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर ए। 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है बच्चे, 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है सभी को? बात समझ में आ गई है? बात समझ में आ गई है?
चलो भाई, फिर अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा ये, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो, यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा? यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा दिन होगा? बताएंगे बच्चे? यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा दिन होगा? आप ध्यान देना इस क्वेश्चन को। आपको पता है 3 तारीख को कौन सा दिन है? मंगलवार। तो 10 को भी मंगलवार होगा, 17 को भी होगा और 24 को भी मंगलवार ही होगा। तो 25 को कौन सा दिन हो जाएगा बेटा? बुधवार। आंसर कौन सा? सी, है ना। अगर 3 को मंगलवार तो 10 को भी मंगलवार, 10 को मंगलवार तो 17 को भी मंगलवार, 17 को भी मंगलवार तो 24 को भी मंगलवार, तो 25 तारीख को कौन सा दिन होगा? बुधवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे? निम्न में से किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे? मतलब सीधा वो पूछना ये चाह रहा है, इनमें से कौन सा ऐसा मंथ है जिसमें जो लीप ईयर नहीं था? इनमें से ऐसा कौन सा ईयर है जो लीप ईयर नहीं था? तो आप सभी बच्चों को पता है कि किसी भी ईयर को अगर लीप चेक करना है तो 4 से डिवाइड करोगे। तो आपने देखा 0 4 से कट गया, 96 4 से कट गया, और आपको मैंने ये भी बताया है 4 की डिविजिबिलिटी का रूल, 4 की विभाजिता का नियम कहता है कि कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर लास्ट 2 संख्याएं 4 से कट रही हैं तो वह पूरी संख्या 4 से कटेगी। कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर लास्ट की 2 संख्याएं 4 से कट रही हैं तो वह पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है, 4 से कटेगी, नहीं तो वह संख्या 4 से नहीं कटेगी। तो 4 की डिविजिबिलिटी का रूल यही है। 4 की डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि अगर आपको किसी भी संख्या को ये चेक करना है, किसी का संख्या को ये चेक करना है कि वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो केवल बच्चे आप लास्ट के 2 नंबर चेक कर लो 4 से। अगर वो डिविजिबल होगा तो आंसर होगा, और नहीं होगा तो वो 4 से डिविजिबल कभी भी वो नंबर नहीं होगा, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो। तो बच्चे आपने क्या देखा, 2004 में 04 को आपने 4 से डिवाइड किया, डिवाइड हो जाएगा। 96 भी आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब 2000 की बात में करो, इसे हम बोलते हैं बेटा सेंचुरी ईयर, इसे हम बोलते हैं सेंचुरी ईयर, जिसको हिंदी में आप कहते हैं शताब्दी वर्ष। क्या कहते हैं बेटा? शताब्दी वर्ष। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष क्या है। तो जब आपसे पूछा जाए शताब्दी वर्ष क्या है तो आपका आंसर होगा ऐसे वर्ष जो 100 के गुणज होते हैं, ऐसे वर्ष जो 100 के गुणज होते हैं उन्हें हम कहते हैं शताब्दी वर्ष। गुणज मतलब मल्टीपल, ऐसे वर्ष जो 100 के मल्टीपल होंगे, जो 100 के मल्टीपल होंगे, जो 100 के गुणज होंगे बेटा, उन्हें हम कहते हैं शताब्दी वर्ष। क्या? ऐसे वर्ष जो 100 के गुणज होंगे उन्हें हम कहते हैं शताब्दी वर्ष। और ध्यान रखना, किसी भी शताब्दी वर्ष को, किसी भी सेंचुरी ईयर को अगर आपको लीप चेक करना है मेरे प्यारे बच्चे, तो उसको आप चेक करते हैं 400 से डिवाइड करके। उसको आप चेक करते हैं किससे? 400 से डिवाइड करके। तो आपको पता है कि यहां पर 2000 एक सेंचुरी ईयर है। जब सेंचुरी ईयर को आप चेक करोगे लीप ईयर, तो आप 2000 को बेटा डिवाइड करोगे 400 से, और आपको पता है कि 400 से 2000 डिविजिबल है, मतलब यह भी एक लीप ईयर था। कभी कभी यहां पर ऑप्शन जो देता है वो देता क्या है, मान लो ये 66 नहीं कटेगा, ये तो आपका आंसर। सपोज दैट यहां पर ऑप्शन दे देता 1972 और यहां पर ऑप्शन दे देता 1800। सोचो, अगर आप ये क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसा कुछ बन जाता बेटा कि यहां पर ऑप्शन देता 1800 और यहां पर ऑप्शन देता 1972, तो आप सभी बच्चों को पता है 1972 तो लीप ईयर है, क्योंकि 72 कट जाएगा। 72 डिविजिबल है 4 से। बोलो, 72 डिविजिबल है 4 से। बिल्कुल।
अगर 72 डिविजिबल है 4 से, तो आप बताओ 1800 लीप है कि नॉर्मल? तो बच्चे हमने आपसे कह दिया ऐसे वर्ष जो 100 के गुणज। अगर आपको इसको पहचानना है तो आप ऐसे देख सकते हो, आप ऐसे समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो कि जैसे क्या हो जाएगा, डबल जीरो, जिस ईयर के बाद में डबल जीरो लगा रहे, जिस ईयर के बाद में बेटा डबल जीरो लगा रहे, वही आपका हो जाता है सेंचुरी ईयर, वही आपका हो जाता है शताब्दी वर्ष। ऐसे वर्ष जिसमें 100 के बाद में डबल जीरो लगे रहे, वही आपका हो जाता है शताब्दी वर्ष। ठीक है बेटा। तो 1800 बेटा देखो 400 से नहीं कटेगा, 1800 400 से नहीं कटेगा, तो ये हमारा लीप वर्ष ना होकर के यह एक साधारण वर्ष होता है। लेकिन ऐसा ऑप्शन में था नहीं, ये क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन बहुत इजी था, डायरेक्ट आपका 1966 दिख रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है भाई, सभी को समझ में आ गई ये बात? चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा ये, फिर से क्वेश्चन एक ब्लड रिलेशन का पूछा है। बी सी की चाची है और ए बी का पति है, बी डी की बहन है, तद अनुसार ए का डी से क्या संबंध, क्या रिश्ता? बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। अगर इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में लिखा है P is the aunt of C and A is the husband of B. B is the sister of D according to what is the relation of A to D. चलो भाई, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा भी गया और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो देखते हैं, बी सी की चाची है। अगर बी सी की चाची है तो ये सी है, सी के पापा होंगे, पापा के भाई होंगे, भाई की पत्नी होगी, और भाई की पत्नी कौन होगी? बी होगी। मतलब आपके पापा की जो पत्नी होगी, आपके नहीं, सी के पापा के भाई की जो पत्नी होगी वो कौन होगी? बी होगी। तो क्या कह रहा है, बी सी की चाची है और ए बी का पति है, और ए किसका पति है? बी का। तो ए की शादी किससे करवा दो? बी से करवा दो। लो भाई हो गई, ए बी का पति है, बी डी की बहन है। बी किसकी बहन है? डी की बहन है। चलो भाई, अगर बी डी की बहन है, अगर बी जो है वो डी की बहन है, यहां लिख लो बी डी की बहन है, तो ए का डी से क्या संबंध है? ए का डी से क्या संबंध है? ए का डी से क्या संबंध है? देखो भाई, ए का डी से पूछा गया है, मतलब ए डी का क्या लग रहा है ना? ए डी का क्या लग रहा है? तो सीधी सी बात है, बहन का पति क्या होता है? सीधी सी बात है, बहन का पति क्या होता है? तो आप कहेंगे सर क्या होगा? ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रदर इन लॉ, मतलब जीजा हो जाएगा, है ना बेटा? तो आंसर क्या हो जाएगा? जीजा हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा, अच्छा इसी पर एक क्वेश्चन और भी है, सी बी की पत्नी है। अच्छा ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है ठीक है, कोई बात। अब इस क्वेश्चन का आंसर जरा ध्यान देना। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपसे पूछा गया सी बी की पत्नी है, ई सी का बेटा है, ए बी का भाई है और डी का पिता है, ई का डी से क्या संबंध है? या यूं पढ़ो, सी इज द वाइफ ऑफ बी, ए इज द सन ऑफ सी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड फादर ऑफ डी। हाउ ई इज रिलेटेड टू डी? मतलब ई डी से किस प्रकार संबंधित है? इस बात का ध्यान रखेंगे, जब क्वेश्चन में ये पूछा जाए ना कि ए बी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब वो रिलेशन पूछना चाह रहा ए का, यहां गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, इस बात को पहले समझ लो। अगर आप पे क्वेश्चन में पूछे राम का राहुल से क्या संबंध है, तो आप बताओगे राम राहुल का क्या है। अगर आपसे पूछे राम का राहुल से क्या संबंध है, तो आप बताओगे राम राहुल का क्या है। राम राहुल से किस प्रकार संबंधित है, तब भी आप बताओगे राम राहुल का क्या है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ ले राम और राहुल के बीच में क्या संबंध है, तब म्यूचुअल रिलेशन। दो बातों का ध्यान रखना, ये बहुत गलती बच्चे करते हैं, इस गलती से आपको बचना है। म्यूचुअल रिलेशन जब बताना होगा तब बीच में संबंध पूछेगा। जैसे मैं आपसे पूछूं आपके पिता और आपके पिता की पत्नी के बीच में क्या संबंध है, तो आपके पिता कौन है? आपके पिता पिताजी है, और आपके पिताजी की पत्नी कौन है? आपकी माताजी है। तो उन दोनों के बीच में जो संबंध होगा वो पति पत्नी का संबंध होगा। तो इसे हम बोलते हैं म्यूचुअल रिलेशन, इसे हम बोलते हैं म्यूचुअल रिलेशन। म्यूचुअल रिलेशन वो रिलेशन है जहां पर बच्चे क्या होता है, दोनों रिश्तों को एक साथ बताना होगा, तो वहां पूछेगा इनके बीच में क्या संबंध है। जैसे आप अपने
माता के पिता से आप अपने माता के पति से किस प्रकार संबंधित है। तो अगर आप अपने माता के पति कौन है, पिताजी, पिताजी क्या आप क्या है, अगर मेल है तो बेटे है और फीमेल है तो बेटी है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछ ले आप और आपके माता के पति के बीच में क्या संबंध है, तो आप और आपके पिताजी के बीच संबंध पूछ रहा है। अगर आप मेल है तो पिता पुत्र, अगर आप फीमेल है तो पिता पुत्री। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो भाई, अब क्वेश्चन है सी बी की पत्नी है। सी क्या है, सी बी की पत्नी है। सी क्या है, सी बी की पत्नी है। ई सी का बेटा है। क्या कह रहा है, ई सी का बेटा है। आ जाओ भाई, ई क्या है, ई सी का बेटा है। ए बी का भाई है। ए किसका भाई है बेटा, बी का। ए किसका भाई है, बी का। ए बी का भाई है और डी का पिता है। ए बी का भाई है और डी का पिता है। ई का डी से क्या संबंध है, ई का डी से। अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर इनका चाचा जी का लड़का है। ये चाचा जी का लड़का क्या होता है, चचेरा भाई। क्या होगा, कजिन, चचेरा भाई। आंसर क्या करोगे बेटा, कजिन, चचेरा भाई। आंसर क्या करोगे, कजिन, चचेरा भाई। समझ में आ गई होगी बात, समझ में आ गई होगी बात। चलो भाई फिर आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 22। रोहिणी 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है तथा दाईं ओर मुड़ती है। फिर वह 10 किलोमीटर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़ती है। फिर वह 10 किलोमीटर चलती है तथा फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर और चलती है। वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किलोमीटर में है। चलो भाई देखते हैं इस क्वेश्चन का भी आंसर। रोहिणी 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। रोहिणी यहां है, यहां से 10 किलोमीटर वो चली है तथा दाईं ओर मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। लो भैया 10 किलोमीटर यहां भी हो गया। फिर बाईं ओर मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। लो भैया बाईं ओर मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है तथा फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है। फिर दाएं मुड़ी और 10 किलोमीटर चलती। ठीक है भाई, तो वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर पर। फिर से क्वेश्चन देखना, रोहिणी 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गई, ठीक है। दाईं ओर मुड़ती है, मुड़ी है, 10 किलोमीटर गई, ठीक है। फिर बाईं ओर मुड़ती है, 10 किलोमीटर जाती है, ठीक है। तथा फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है, ठीक है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, ये दूरी पूछा गया। अगर मैं इस दूरी की बात करूं तो ये जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। ये जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। जब इसको बनाओगे तो 10 ये टोटल ये 20 हो गया और 10 ये और 10 ये टोटल 20 हो गया। एक बात आप हमेशा याद रखो, अगर आपका आधार और लंब दोनों बराबर होगा तो कर्ण हमेशा उसी वैल्यू पे √2 लग जाएगी। जैसे मैं आपको बताऊंगा, अगर ध्यान देना, अगर एक्स स्क्वायर बराबर कहीं पर है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बेटा, तो एक्स की वैल्यू हमेशा a√2 होती है। इस बात को याद रखना। कहीं लिखा है ना एक्स स्क्वायर बराबर 991 स्क्वायर प्लस 991 स्क्वायर, एक्स बराबर आप पाएंगे 991 √2। अगर कहीं लिखा है एक्स स्क्वायर बराबर 1098.2 का स्क्वायर प्लस 1098.2 का स्क्वायर बेटा, तो हमेशा एक्स की वैल्यू 1098.2 √2 ही होगी। इस बात को एकदम रट लो, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कहीं अगर लिखा हुआ एक्स स्क्वायर बराबर बेटा 101 स्क्वायर प्लस 101 स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू हमेशा 101 √2 होगी। कैसे होती समझना, अगर कहीं लिखा है एक्स स्क्वायर बराबर बेटा 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा 100 प्लस 100, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 200। तो एक्स बराबर बेटा हो जाएगा √2 गुणे 10 गुणे 10, तो एक्स बराबर बच्चे क्या हो जाएगा 10 √2। प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। तो हमेशा ये चीज याद रखना, हमेशा ये बात आपको याद रखनी है, हमेशा से आपको ये बात याद रखनी है
कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, ए अंडर रूट 2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अंडर रूट 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से डायरेक्शन का क्वेश्चन है। एक लड़का 20 मीटर पूर्व की ओर दौड़ता है, फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है, फिर दाएं मुड़कर 9 मीटर दौड़ता है, फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर दौड़ता है तथा फिर बाएं मुड़कर 12 मीटर दौड़ता है। अंततः वह बाएं मुड़कर 6 मीटर दौड़ता, बहुत दौड़ रहा है बदमाश। अब उस लड़के के चेहरे के सामने कौन सी दिशा? सीधा क्वेश्चन पूछा है, फेसिंग डायरेक्शन। सीधा क्वेश्चन पूछा है फेसिंग डायरेक्शन, बस कोई बात नहीं। एक लड़का 20 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, चला दो इसको 20 किलोमीटर पूरब, लो भाई 20 मीटर पूरब चले गए। फिर क्या हो गया बच्चे, अच्छा दाएं मुड़ेगा तो ऊपर बनाना पड़ेगा, दाएं मुड़ेगा तो ऊपर बनाना पड़ेगा। ये लो 20 मीटर गया, दाएं मुड़ा और कितना गया, 10 मीटर गया, बहुत बढ़िया 10 मीटर गया। फिर दाएं मुड़ा, तो आप दाएं मुड़ोगे तो इधर ही आओगे, और दाएं मुड़ा कितना गया, 9 मीटर गया, ठीक है। फिर बाएं मुड़ा और 5 मीटर गया, बाएं मुड़ेगा तो नीचे जाएगा 5 मीटर जाएगा, ठीक है। फिर बाएं मुड़ा 12 मीटर गया, फिर बाएं मुड़ा 12 मीटर गया, ठीक है। अंततः वह बाएं मुड़कर 6 मीटर दौड़ता है, फिर से बाएं मुड़ा 6 मीटर दौड़ा, तो अब उसका चेहरा किस दिशा में बेटा, उत्तर होगा, नॉर्थ। बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी, बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो लैंग्वेज देख के अगर घबराओगे ना तो दिक्कत में आओगे। हम आपसे हमेशा एक ही चीज कहते हैं, पेपर में क्वेश्चन टफ होना या इजी होना यह आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है पूर्ण तैयारी करके जाना। पेपर इजी होगा जब आप पढ़ के जाओगे, और पेपर टफ होगा जब आप पढ़ के नहीं जाओगे, सीधी सी बात। पेपर टफ या इजी कभी नहीं आता, ये डिपेंड करता है कि आप कितना बेहतर पढ़ के गए हो, कितनी बेहतर आपकी तैयारी है, इस बात को ध्यान रखो। बाकी पेपर ना कभी टफ है और ना ही पेपर कभी इजी है। आ जाओ, फिर क्वेश्चन ही क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरा फूलों से सुंदर लगता है। अरे वाह, कथन है एक कमरा फूलों से सुंदर लगता है, कथन और निष्कर्ष है, और आई थिंक ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन होगा, बिल्कुल लॉजिकल का ही है। लॉजिकल में कथन और निष्कर्ष, हमने आपको कल भी एक बात बताई थी, कथन और निष्कर्ष में क्या होता है, कथन में छिपी हुई कोई जो अर्थ होगा उसी को निकालना है। देखो पूर्वानुमान और निष्कर्ष में अंतर है। पूर्वानुमान मतलब साफ साफ लग रहा है जो पहले से सोच ली गई बात हो, जो पहले से आपने जिस बात को सोच ली है, जिस बात को आपने पहले से मान लिया है, वही आपका पूर्वानुमान है। लेकिन निष्कर्ष पूर्वानुमान नहीं है, मतलब स्टेटमेंट बीच में आएगा, कथन बीच में आएगा, कथन की जो पहले की अवस्था होगी वह पूर्वानुमान कहलाएगी, और कथन के जो बाद की अवस्था होगी वो निष्कर्ष कहलाएगी। तो कथन के पहले जो भी कुछ कहा जाएगा, जो भी कुछ समझा जाएगा, जो भी कुछ सोचा जाएगा, वह पूर्वानुमान है। और कथन के बाद की हर एक प्रक्रिया, हर एक व्यवस्था, हर एक स्थिति आपकी क्या कहलाएगी, निष्कर्ष कहलाएगी। तो कह रहा है एक कमरा फूलों से सुंदर लगता है। पहला निष्कर्ष है फूल कमरों की सजावट के लिए उगाए जाते हैं, फूल कमरों की सजावट के लिए उगाए जाते हैं, मतलब ये सभी फूलों की बात कर गया। अरे मूर्खो, ये सभी फूलों की बात कर रहा है, मतलब पुष्पों की बात कर रहा है। तो कह रहा है फूल कमरों की सजावट के लिए उगाए जाते हैं, क्या ये बात सही है? अरे भाई एक कमरा फूलों से सुंदर लगता है, ठीक है, आपने अगर रूम में फूल लगाए तो अच्छा लगेगा, तो क्या सुंदरता के लिए ही फूल लगाए जाते हैं? क्या उनका कोई और यूज नहीं होता है बच्चे? तो आपका पहला तो गलत हो गया। और देखो दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है बिना फूलों के कमरा भद्दा लगता है। ये कौन सी बात? ऐसा तो क्वेश्चन ने कहा नहीं है। क्वेश्चन ने कहा है कि एक कमरा फूलों से सुंदर लगता है, एक कमरा फूलों से सुंदर लगता है। तो दूसरा कह रहा है कि बिना फूलों के कमरा भद्दा लगता है। बताओ ये सही या गलत? अब आप यथार्थ पर जा रहे हैं, अब आप सोच रहे हैं कि यार बिना फूलों के कमरा जरूरी थोड़ी कि भद्दा लगे, ये तो सोच रहे हैं बिना फूलों के कमरा जरूरी थोड़ी है कि भद्दा लगे। लेकिन बच्चे कथन के कहने का मतलब क्या था कि जिस कमरे में फूल होते हैं वो कमरा अच्छा या कमरा सुंदर दिखता है। तो अगर रूम में फूल है और वो रूम सुंदर दिखता है तो कथन यही तो मान रहा है ना ये बात को। तो बिल्कुल दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बिना
फूलों के कमरा भद्दा लगता है। क्या हो जाएगा? बिना फूलों के कमरा भद्दा लगता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? केवल सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी। केवल सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी। लो भैया, आज की सेवा समाप्त। केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी। और इसी के साथ आज की सेवा समाप्त। लेकिन ध्यान देना, हमने आपसे एक बात जो कही है कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है, वो याद ये रखनी है कि आप जिस बैच के लिए पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप बीएसएफ की पढ़ाई कर रहे हैं ट्रेडमैन के लिए, तो बच्चे इस बैच को जल्दी से जल्दी कर्तव्य बैच को आप परचेज करो, जिस बैच की कीमत मात्र 599 चल रही है। और उस बैच को अगर आप परचेज करते हो, साथ में नोट्स भी लेते हो, तो कॉम्बो पैक हम आपको मात्र 1100 रुपए में दे रहे हैं। तो इससे बेहतर ऑफर और कुछ नहीं होगा। बहुत ही सस्ता, बहुत ही टिकाऊ, इतना भरोसेमंद है आपका एग्जामपुर। ठीक है भाई, तो हम सभी लोग एप्लीकेशन में भी क्लासेस दे रहे हैं, आपको पता ही है, और साथ साथ प्रैक्टिस भी चल रहा है, और प्रैक्टिस क्लासेस भी चल रही हैं, आपको पता होगा। तो बस आज की क्लास यहीं तक। जहां भी है, जैसे भी है, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और अपने माताजी पिताजी का ध्यान रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। हो गया सर? की जनरेट